दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में ऐसी भी स्ट्रैटेजी है जिससे आप बिना रोज रोज ट्रेडिंग किए एक स्थिर और भरोसेमंद इनकम बना सकते हैं? जी हाँ, यही है डिविडेंड इन्वेस्टिंग, यानी ऐसी कंपनियों में निवेश करना जो आपको सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि हर साल मजबूत कैश फ्लो भी देती है। स्वागत है आपका रीडर्स माइंड में, जहां हम किताबों की गहराई से सीख निकालकर उन्हें आपके लिए आसान भाषा में लाते हैं। आज हम मार्क लिचटनफेल्ड की मशहूर किताब गेट रिच विद डिविडेंड्स की ऑडियो बुक समरी सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलें और सीखें कि कैसे डिविडेंड्स आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बन सकते हैं। मैं यहां मार्क लिचटनफेल्ड की अद्भुत किताब गेट रिच विद डिविडेंड्स से प्राप्त ज्ञान और अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए हूं। यह कोई सामान्य निवेश की किताब नहीं है। ये एक ऐसा सिद्ध किया हुआ सिस्टम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है, जिससे आप अपने पैसों को अपने लिए काम करते हुए देख सकें। इस किताब ने मेरी सोच बदल दी और मुझे विश्वास है कि ये आपकी भी बदल सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और डिविडेंड के साथ अमीर बने कि इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। पहला अध्याय, डिविडेंड स्टॉक्स क्यों? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक साहसिक बात बताना चाहता हूं। इस किताब में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे आपके लिए या आपके बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगले कुछ सालों में आपके पोर्टफोलियो में 11% की आय और 12% का औसत वार्षिक रिटर्न हो। क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता? मैंने खुद वॉल स्ट्रीट की एक बहुत पुरानी धारणा को गलत साबित होते देखा है, जो कहती है कि एक आम निवेशक बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये सच नहीं है। आप कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन बेहतरीन कंपनियों को ढूंढने के लिए जो स्थिर और बढ़ते हुए डिविडेंड का भुगतान करती है। और विश्वास कीजिए, मार्क की ये स्टेप बाय स्टेप प्रणाली इसे बहुत आसान बनाती है। मैंने अपने यूरेका पल को याद किया जब मैं एक डिविडेंड स्प्रेडशीट पर काम कर रहा था। संख्याएं इतनी बड़ी थी कि मैं हैरान रह गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि अगर मेरे बच्चों के पैसे को इस फॉर्मूले के अनुसार निवेश किया जाए तो उन्हें बड़े होने पर कभी भी वित्तीय समस्याएं नहीं होंगी, चाहे वे कोई भी करियर चुने। और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, मेरे और मेरी पत्नी के लिए सेवानिवृत्ति में आय की चिंताएं भी दूर हो जाएंगी। तभी मुझे पता चला कि मुझे ये किताब लिखनी ही होगी। ये किताब औसत निवेशक के लिए है, चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों, या आप पिछड़ गए हों, या आपने पिछले दशकों की तेजी और मंदी में नुकसान उठाया हो। ये उन निवेशकों के लिए है जो अपने और अपने परिवार के लिए वास्तविक धन बनाना चाहते हैं। ये सीखना और लागू करना आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई सिद्धांत नहीं है। ये दशकों के बुल और बेयर बाजारों में सिद्ध हो चुका है। पैसे बचाना बेहद जरूरी है। मैं आपको बचाना नहीं सिखा सकता, लेकिन अगर आप 10% बचा सकते हैं तो आज ही शुरू कर दें। अगर आप कम बचा सकते हैं तब भी शुरू करें। जैसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में कहा गया है, अपने बटुए में 10 सिक्कों में से उपयोग के लिए 9 ही निकालो। तुम्हारा बटुआ तुरंत मोटा होने लगेगा। ये पहले खुद को भुगतान करें कि आधुनिक मंत्र के समान है। आज कई निवेशक घबराए हुए और अनिश्चित है, लेकिन डिविडेंड देने वाले स्टॉक ऐसे समय में भी डिविडेंड देने वाले स्टॉक से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अक्सर बाजार के व्यापक रुझान के खिलाफ जाते हुए भी मूल्य में वृद्धि करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर परिपक्व, लाभदायक कंपनियां होती हैं जिनकी स्थिर संभावनाएं, भरपूर नकदी और दीर्घकालिक बने रहने की क्षमता होती है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जेरेमी सीगल, वार्टन स्कूल के वित्त प्रोफेसर, ने पिछले 200 सालों के परिसंपत्ति वर्गों के प्रदर्शन की जांच की है? उनका निष्कर्ष ये है कि उच्च डिविडेंड देने वालों ने लंबी अवधि में बाजार को बड़े अंतर से मात दी है। आपको एक उदाहरण देता हूं। 2010 तक 8 दशकों में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के अनुसार डिविडेंड्स ने अमेरिकी शेयर बाजार के कुल रिटर्न का 44% योगदान दिया। 1970 के दशक में तो ये 71% तक था।
स्पेक्युलेटर्स कभी कभार भाग्यशाली हो सकते हैं, वे कभी कभार अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार धन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना होगा। और ऐसा करने की केवल एक ही सम्यपेक्षित रणनीति है, डिविडेंड्स और उन डिविडेंड्स का पुनर्निवेश। अल्फ्रेड आइंस्टीन भी इस बात को समझते थे। उन्होंने कहा था कि पैसे का कंपाउंड होना ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। और अपने पैसे को कंपाउंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? महान कंपनियां जो स्थिर बढ़ते हुए डिविडेंड का भुगतान करती हैं। क्या आपको .com उन्माद याद है? मुझे भी। मैं भी इंटरनेट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता था, लेकिन जब बाजार में गिरावट आई तो कई स्पेक्युलेटर नुकसान में रहे। जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बोरिंग कंपनी ने 1998 के अंत से 2011 के अंत तक सालाना 8.6% रिटर्न दिया, जबकि इसी अवधि में S&P 500 का वार्षिक रिटर्न सिर्फ 2% था। यह दिखाता है कि कैसे दीर्घकालिक स्थिर निवेश स्पेक्युलेशन से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने भी कहा था, अग्रणी होना भुगतान नहीं करता। एक युवा कंपनी जो अपनी कमाई को रोक कर रखती है, वो सबसे अच्छा दीर्घकालिक निवेश शायद ही हो। तथ्य यह है कि 80% नए व्यवसाय पहले 5 सालों में विफल हो जाते हैं। ये बात मुझे अपने दादाजी की याद दिलाती है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सीट के मालिक थे। वो कभी भी रातों रात अमीर बनने के लिए निवेश नहीं करते थे। वो दीर्घकालिक निवेश करते थे, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें कहीं और से बेहतर रिटर्न मिलेगा। डॉगमा काम नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि बाजार में कोई एक सही रणनीति नहीं है। वैल्यू, ग्रोथ, मोमेंटम, टेक्निकल एनालिसिस सभी कभी कभी काम करते हैं, लेकिन डॉगमा से बचें। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जैसी विफलताओं ने दिखाया है कि जटिल गणितीय मॉडल भी हमेशा काम नहीं करते। नेट डेविस रिसर्च के अनुसार अगर आपने 1929 के अंत में S&P 500 में $100 का निवेश किया होता तो 2010 तक यह सिर्फ कीमत की वृद्धि से $4,989 हो जाता। लेकिन अगर आपने डिविडेंड्स को पुनर्निवेश किया होता तो आपके $100 $1,17,774 हो जाते। कुल रिटर्न का 95.8% डिविडेंड से आया। ये आंकड़ा ही बताता है कि डिविडेंड कितने महत्वपूर्ण है। आप कल्पना करें कि आप मेरी मार्क लिचटेनफेल्ड की प्रामाणिक इटालियन ट्रैटोरिया में मेरे पार्टनर हैं। अगर मैं आपको सालाना मुनाफे का एक हिस्सा डिविडेंड देने का प्रस्ताव दूं, या कहूं कि आपको केवल तभी पैसा मिलेगा जब मैं कुछ सालों में रेस्तरां बेचूं, तो आपका फैसला क्या होगा? मैं तो तुरंत पैसा देखना चाहूंगा। और अगर मैं हर साल मुनाफे का आधा हिस्सा बिजनेस में पुनर्निवेश करके आपको और इक्विटी दूं, तो आपकी हिस्सेदारी हर साल बड़ी होती जाएगी। यह डिविडेंड पुनर्निवेश के समान है, जो धन बनाने का सबसे निश्चित तरीका है। यह रणनीति राष्ट्रपति, यूरोप, ईरान या मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसी बातों से प्रभावित नहीं होती। ये चीजें आपके अल्पकालिक परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक में इनका कोई मतलब नहीं है और वास्तव में ये आपको अधिक धन जमा करने में मदद कर सकती है। मुद्रास्फीति आजकल ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन 3.4% की औसत अमेरिकी मुद्रास्फीति दर पर भी आपकी क्रय शक्ति 20 साल बाद आधी हो जाती है। कॉलेज ट्यूशन जैसी चीजें तो और भी तेजी से बढ़ रही है। डिविडेंड स्टॉक आपको मुद्रास्फीति से आगे रहने में मदद करते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि कैसे स्टॉक की कीमत 13% गिर जाने पर भी अगर आप डिविडेंड पुनर्निवेश करते हैं तो 10 साल में आप लगभग $17,000 तक पहुंच सकते हैं, जो 70% की वृद्धि है। ये एक 10 साल के बॉन्ड से कहीं बेहतर है, जो सिर्फ $12,000 देता। यह दिखाता है कि आपका स्टॉक मूल्य खोने के बावजूद डिविडेंड के पुनर्निवेश से आपके रिटर्न में लगभग तिगुनी वृद्धि हो सकती है। 10 नवंबर 2012 सिस्टम, ये वो प्रणाली है जिसे मैंने तैयार किया है। ये इतनी आसान है कि मेरे 10 साल के बेटे ने भी इसका कॉन्सेप्ट तुरंत समझ लिया। यह प्रणाली आपको 10 सालों में कम से कम 11% की यील्ड और 12% औसत वार्षिक कुल रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
कल्पना कीजिए, 12% प्रति वर्ष कमाना आपके पैसे को 10 सालों में तिगुना करता है, 15 सालों में 5 गुना और 20 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ाता है। इसका मतलब है कि 20 सालों के लिए 12% प्रति वर्ष की औसत कमाई $1 लाख के पोर्टफोलियो को लगभग $1 मिलियन में बदल देती है, और इसमें कोई अतिरिक्त निवेश शामिल नहीं है। दक्षिणी कंपनी सदर्न कंपनी NYSE 100 का एक वास्तविक उदाहरण देता हूं, जिसने पिछले 10 सालों से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है। डिविडेंड्स के पुनर्निवेश के साथ इसने पिछले 10 सालों में 193% का रिटर्न दिया। $10,000 का निवेश $29,332 का हो गया, जबकि S&P 500 का मूल्य $13,931 होता। निष्कर्ष: डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश करना शेयर बाजार में धन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये एक संरक्षित तरीका है जिससे आप महत्वपूर्ण धन और आय उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, परपेचुअल डिविडेंड रेजर क्या है? दोस्तों, जब मैं पहली बार वित्तीय उद्योग में आया तो मैंने स्टॉक चार्ट पढ़ना सीखा। 2 प्रमुख अवधारणाएं थी। ट्रेंड आपका दोस्त है और गति में एक ट्रेंड गति में ही रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक स्टॉक तब तक एक ही दिशा में चलता रहेगा जब तक कि वो ऐसा करना बंद न कर दे। यही बात उन कंपनियों पर भी लागू होती है जो डिविडेंड बढ़ाती है। आमतौर पर एक कंपनी जो लगातार डिविडेंड बढ़ाने की स्थापित प्रवृत्ति रखती है, वो अगले साल भी ऐसा ही करेगी और उसके बाद भी, जब तक कि ऐसा करना असंभव न हो जाए। प्रबंधन जानता है कि निवेशक हर साल डिविडेंड में बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं, और इस नीति में कोई भी बदलाव उन्हें भागने पर मजबूर कर देगा। मैं ऐसी कंपनियों को परपेचुअल डिविडेंड रेजर, परपेचुअल डिविडेंड रेजर्स कहता हूं, और वे एक से अधिक प्रकार की होती हैं। सबसे पहले डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। ये अवधारणा सीधी है। एक डिविडेंड अरिस्टोक्रेट S&P 500 इंडेक्स का सदस्य होता है और उसने लगातार कम से कम 25 सालों तक हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है। ये मुख्य रूप से ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनका कमाई और डिविडेंड बढ़ने का लंबा इतिहास रहा है। आपको उदाहरण दूं, जेन्युइन पार्ट्स NYSE GPC जैसी कंपनी जो ऑटो रिप्लेसमेंट पार्ट्स बनाती है शायद उतनी रोमांचक न लगे, लेकिन ये कंपनी ढेर सारा पैसा कमाती है। 2011 में $565 मिलियन, और इसने 1956 से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है। क्या ये रोमांचक नहीं है? क्यूबा मिसाइल संकट, वियतनाम युद्ध, वाटरगेट, 9/11, .com पतन, आवास संकट और महान मंदी जैसे सभी मुश्किल और दुखद घटनाओं के दौरान भी जेन्युइन पार्ट्स ने अपना कारोबार जारी रखा और शेयर धारकों को पिछले साल से अधिक पैसा लौटाया। डिविडेंड अरिस्टोक्रेट इंडेक्स में आमतौर पर 40 से 50 कंपनियां होती हैं। योग्यता के लिए एक स्टॉक को S&P 500 का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 25 सालों तक लगातार डिविडेंड बढ़ाया होना चाहिए, कम से कम $3 बिलियन का बाजार पूंजीकरण होना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम $5 मिलियन के स्टॉक का व्यापार करना चाहिए। अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड बढ़ाने में विफल रहती है तो उसे हटा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिविडेंड अरिस्टोक्रेट इंडेक्स को आप सीधे खरीद नहीं सकते। कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF या म्यूचुअल फंड इसे ट्रैक नहीं करता है। हालांकि S&P हाई यील्ड डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स इंडेक्स पर आधारित एक ETF है जिसे SPDR S&P डिविडेंड ETF, SPDR ESP डिविडेंड ETF AMX, SDY कहा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस ETF को खरीदने या रखने की सलाह नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास सेक्टर वेटिंग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड छोटा है। इसने 2009 में अपना डिविडेंड कम कर दिया था और आप अक्सर व्यक्तिगत स्टॉक्स में अधिक यील्ड पा सकते हैं। अगले है चैंपियंस, दी चैंपियंस, DLP रिसोर्स सेंटर, ड्रिप रिसोर्स सेंटर डिविडेंड चैंपियंस की एक सूची रखता है। ये स्टॉक अरिस्टोक्रेट्स के समान है क्योंकि इन्होंने भी कम से कम 25 लगातार वर्षों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया है। हालांकि इन्हें S&P 500 का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है
और इन पर कोई तरलता या अन्य प्रतिबंध नहीं है। मुझे ये नाम बहुत पसंद है क्योंकि ये मुझे मुक्केबाजी की याद दिलाता है, जहां सफल होने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है। टॉम्किंस फाइनेंशियल कॉर्प, टॉम्किंस फाइनेंशियल कॉर्प NYSE TMP, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका बाजार पूंजीकरण सिर्फ $451 मिलियन है। फिर भी ये एक शानदार आय निवेश है। सभी अरिस्टोक्रेट्स चैंपियंस होते हैं, लेकिन सभी चैंपियंस अरिस्टोक्रेट्स नहीं होते, क्योंकि कुछ चैंपियन स्टॉक S&P 500 में नहीं होते। व्यक्तिगत निवेशकों को यहां एक बड़ा लाभ मिलता है। आप ऐसे छोटे स्टॉक खरीद सकते हैं जो संस्थागत धन प्रबंधकों के लिए अगम्य होते हैं, क्योंकि वे बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदे बिना कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। फिर आते हैं जूनियर अरिस्टोक्रेट्स, जिनमें डिविडेंड अचीवर्स और कॉन्टेंडर्स शामिल हैं। डिविडेंड अचीवर्स ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 10 या अधिक लगातार वर्षों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया है और तरलता की आसान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 1979 में ये सूची शुरू की थी और अब इसे इंडेक्स INDXes बनाए रखता है। डिविडेंड कंटेंडर्स चैंपियंस की तरह जूनियर होते हैं, जिन्होंने 10 से 24 साल तक हर साल डिविडेंड बढ़ाया है और उन पर कोई तरलता या सूचकांक आवश्यकताएं नहीं होती। और सबसे नीचे हैं चैलेंजर्स, जिन्होंने 5 से 9 साल तक लगातार डिविडेंड बढ़ाया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि चैंपियंस के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा है, लेकिन यह जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि चैंपियंस, कंटेंडर्स और चैलेंजर्स की औसत यील्ड और डिविडेंड वृद्धि दर में अंतर होता है। 2011 के अंत तक एक चैंपियन की औसत यील्ड 2.94% थी, जबकि एक कंटेंडर की 3.1% और एक चैलेंजर की 3.36% थी। हाल की औसत डिविडेंड वृद्धि दर भी चैलेंजर्स के लिए अधिक थी। ये अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन सालों में ये बड़ा हो जाता है। अगर आप औसत कंटेंडर में निवेश करते हैं और डिविडेंड उसी दर से बढ़ता है, तो 10 साल बाद आपकी यील्ड 6.4% हो जाएगी, जबकि चैंपियन के लिए ये 5.5% होगी। चैलेंजर तो अपने अधिक परिपक्व साथियों को पीछे छोड़ देते हैं। सुरक्षा बनाम आय विकास के बीच संतुलन साधना होता है। डिविडेंड कंटेंडर अचीवर भी अपेक्षाकृत सुरक्षित स्टॉक हो सकता है, लेकिन सर्वाइवरशिप को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। F.NB कॉर्प, FMB कॉर्प NYSE FNB का एक उदाहरण है, जिसने 35 साल तक डिविडेंड बढ़ाया, लेकिन 2008 में इसे आधा कर दिया। इसका मतलब है कि केवल वे कंपनियां सूची में रहती हैं जिन्होंने सफल वृद्धि जारी रखी है। निष्कर्ष: परपेचुअल डिविडेंड रेजर ब्लू चिप कंपनियां हैं जिनका डिविडेंड बढ़ाने का लंबा इतिहास रहा है। ये आपके पोर्टफोलियो की नींव हो सकती है। तीसरा अध्याय: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं, लेकिन काफी करीब है। आपने शायद म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में ये चेतावनी देखी होगी: पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। यह सच है कि सिर्फ इसलिए कि एक फंड ने एक साल 10% रिटर्न दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले साल भी ऐसा ही करेगा। लेकिन परपेचुअल डिविडेंड रेजर्स के साथ ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि स्टॉक की कीमत का बढ़ना या गिरना उसके पिछले प्रदर्शन से सहसंबद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन डिविडेंड का बढ़ना बहुत निकटता से संबंधित होता है। एक कंपनी जिसने लगातार 25 सालों तक अपना डिविडेंड बढ़ाया है, उसकी 26वें, 27वें और 28वें साल में भी ऐसा करने की बहुत अधिक संभावना है। प्रबंधन अच्छी तरह से जानता है कि कई दशकों के बाद कंपनी की डिविडेंड नीति को बदलना, यानी डिविडेंड न बढ़ाना, एक नाटकीय नीतिगत बदलाव होगा जिसे हल्के में नहीं लिया जाता। 2008 से 2009 के वित्तीय संकट को शामिल करते हुए पिछले 5 सालों में डिविडेंड अरिस्टोक्रेट इंडेक्स से हर साल औसतन 5 कंपनियां ही हटाई गई। इन 2 बहुत ही कठिन सालों को छोड़कर हम आमतौर पर केवल 2 या 3 स्टॉक ही सूची से बाहर होते देखते हैं। इंडेक्स में कंपनियों के 10% से भी बहुत कम। इसका मतलब है कि सामान्य वर्षों में
आपके अरिस्टोक्रेट कंपनी के डिविडेंड बढ़ाना जारी रखने की 90% से बेहतर संभावना है, और वित्तीय पतन के वर्षों में भी लगभग 80% कंपनियों ने अपने डिविडेंड बढ़ाना जारी रखा। परपेचुअल डिविडेंड रेजर्स में निवेश करते समय आप उनकी लगातार बढ़ती आय पर या पुनर्निवेशित डिविडेंड से मिलने वाले जबरदस्त धन निर्माण के अवसर पर भरोसा कर रहे होते हैं। आपको हर तिमाही में कमाई की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये सोचकर कि कंपनी की संभावनाएं क्या है या क्या वे इस साल डिविडेंड बढ़ाने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न कर रहे हैं। परपेचुअल डिविडेंड रेजर्स के साथ आपको आमतौर पर ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनियों ने 15, 30 या 50 सालों के बाद भी ये साबित कर दिया है कि वे अपने शेयर धारकों को साल दर साल, दशक दर दशक वही दे सकती है जो वे चाहते हैं। यही बात परपेचुअल डिविडेंड रेजर्स को इतना आकर्षक बनाती है। वे शेयर बाजार में जितनी झंझट मुक्त हो सकती है उतनी ही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने स्टॉक्स को अनदेखा कर देना चाहिए। आप अपने स्टॉक्स को समय समय पर जांचते रहें और सुनिश्चित करें कि डिविडेंड का भुगतान हो रहा है, सालाना बढ़ाया जा रहा है और कोई संकट डिविडेंड या कंपनी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और संभावनाओं को खतरे में नहीं डाल रहा है। नेट डेविस रिसर्च के अनुसार 1972 से 2010 तक डिविडेंड बढ़ाने या शुरू करने वाली कंपनियों ने उन कंपनियों से काफी बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने ऐसा नहीं किया। डिविडेंड अरिस्टोक्रेट इंडेक्स ने 1990 में अपनी शुरुआत के बाद से S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया है। अरिस्टोक्रेट्स ने 901% रिटर्न दिया, जबकि S&P 500 ने 469%। दिलचस्प बात यह है कि अरिस्टोक्रेट्स ने केवल 1990 के दशक के अंत में ही कम प्रदर्शन किया, जब .com बबल ने सब कुछ फुला दिया था। अरिस्टोक्रेट्स ने कम जोखिम के साथ भी बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 10 सालों में इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, अस्थिरता का माप 18.4% था, जबकि S&P 500 का 21.3% था, जो दर्शाता है कि अरिस्टोक्रेट्स आम बाजार की तुलना में 13.6% कम अस्थिर, जोखिम भरा है। शार्प अनुपात, जोखिम के मुकाबले कितना रिटर्न मिल रहा है, में भी अरिस्टोक्रेट्स ने S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि आप न केवल अधिक पैसा कमा रहे हैं, बल्कि जोखिम समायोजित आधार पर भी आप बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉक्टर गैम्बल NYSE PG का उदाहरण ले, जिसने पिछले 56 सालों से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है। पिछले 10 सालों में डिविडेंड वृद्धि दर औसतन लगभग 11% प्रति वर्ष रही है। डिविडेंड सहित प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पिछले दशक में S&P 500 को 114.9% बनाम 33.31% से बेहतर प्रदर्शन किया। अगर आपने इसे 1981 में खरीदा होता तो आज आपकी मूल निवेश पर 84% की यील्ड होती। आपका $10,000 का निवेश 2011 के अंत तक $3,65,450 का होता और आपको डिविडेंड चेक में $80,711 मिलते। यदि आपने डिविडेंड को पुनर्निवेश किया होता तो आपका पोर्टफोलियो लगभग $5,82,725 का होता और आप 8,700 से अधिक शेयर के मालिक होते, जो अब प्रति वर्ष $18,341 डिविडेंड उत्पन्न करते। ये अविश्वसनीय है। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझिए। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है, हर साल गति पकड़ता जा रहा है। शुरुआत में ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ सालों के बाद ये तेजी से बढ़ता है। मैंने आपको 20 साल के त्रैमासिक डिविडेंड पुनर्निवेश का एक उदाहरण दिया, जहां स्टॉक की कीमत बिल्कुल भी नहीं बदली। आपका $10,000 का निवेश 20 साल बाद $94,880 का हो गया, जो 849% का कुल रिटर्न है, या 11.91% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर, वो भी ऐसे स्टॉक में जिसकी कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ी। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि बेयर बाजारों में भी आप डिविडेंड पुनर्निवेश करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। वास्तव में यदि आपके स्टॉक की कीमत गिरती है तो ये और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये आपको सस्ते में अधिक शेयर खरीदने का मौका देता है। अगर आपका स्टॉक 13% गिरता है
तब भी 10 साल में आपका $10,000 का निवेश $18,452 का हो जाता है। आपने 84% कमाया, या 6.3% की औसत कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर, ऐसे समय में जब बाकी सभी नुकसान उठा रहे थे। और आपके पास 1,160 शेयर हो जाते, जो कि स्टॉक के साथ 0.48% बढ़ने की तुलना में 300 से अधिक शेयर है। 20 साल बाद आपका मूल $10,000 का निवेश $2,13,90 का हो जाता, जबकि स्टॉक की कीमत $20 से $12.64 तक फिसल गई थी। ये 16.54% की औसत वृद्धि दर है, जबकि आपका स्टॉक हर साल 2% से अधिक गिर रहा था। बॉन्ड अपनी स्थिर आय और मूलधन की विश्वसनीयता के कारण लोकप्रिय है, लेकिन डिविडेंड स्टॉक आमतौर पर उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 1925 से 2005 के बीच निवेश ग्रेड बॉन्ड ने 99.7% बार मूलधन वापस किया, जबकि जंग बॉन्ड की डिफॉल्ट दर 6% थी। वहीं पिछले 74 सालों में स्टॉक 91% समय सकारात्मक रहे हैं, डिविडेंड सहित। आपको शायद लेक वॉबगॉन इफेक्ट याद हो, जहां लोग अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं। अधिकांश निवेशक सोचते हैं कि वे औसत से बेहतर हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन करते हैं। सक्रिय स्टॉक पिकर बनने की कोशिश करना बेवकूफों का खेल है। महान कंपनियों में निवेश करें जो हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाती है, और उन्हें अकेला छोड़ दे 10 या 20 सालों के लिए। चौथा अध्याय, कंपनियां डिविडेंड क्यों बढ़ाती हैं? दोस्तों, आमतौर पर प्रबंधन और निवेशकों के बीच इस बात को लेकर मतभेद होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर मौजूद नकदी का क्या करें। प्रबंधन इसे अधिग्रहण, कंपनी के विकास और बुरे समय के खिलाफ सुरक्षा के रूप में रखना चाहता है। जब तक कोई कंपनी अपने शुरुआती चरण में न हो या हाइपर ग्रोथ मोड में न हो, निवेशक आमतौर पर उस नकदी का कुछ हिस्सा वापस चाहते हैं, खासकर अगर कंपनी हर साल नकदी प्रवाह की मात्रा बढ़ा रही हो। मेरी मार्क लिचटेनफेल्ड की प्रामाणिक इटालियन ट्रैटोरिया के उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर आपने मेरे रेस्तरां में निवेश किया होता और कुछ सालों बाद हम प्रति वर्ष $2 लाख का लाभ कमा रहे होते, तो आप बेचैन होने लगते और कुछ भुगतान की मांग करने लगते। वहीं मैं एक नया स्थान खोलना या मौजूदा जगह का विस्तार करना चाहता हूं। एक बिंदु पर मुझे निवेशकों की मांगों और अपनी विकास योजनाओं के बीच संतुलन साधना होगा। माइक्रोसॉफ्ट नस्दाक एमसेफ्टी का उदाहरण ले, जिसके पास $52 बिलियन नकद थे। उन्होंने 2003 तक डिविडेंड देना शुरू नहीं किया था। 2004 में उन्होंने $3.08 प्रति शेयर का एक बड़ा डिविडेंड दिया, लेकिन फिर वापस छोटे त्रैमासिक डिविडेंड पर आ गए, जिसे वे 2006 से हर साल बढ़ा रहे हैं। शेयरधारकों को लगता है कि इतनी नकदी होने पर उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। निवेश में ये एक बड़ी बहस है। निवेशकों के पैसे पर प्रबंधन या शेयरधारक कौन अधिक रिटर्न कमा सकता है? अधिकांश प्रबंधन दल मानते हैं कि वे अपने व्यवसाय का विस्तार करके, प्रतिस्पर्धियों का अधिग्रहण करके या शेयरों को वापस खरीदकर पैसे का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। स्टॉक बायबैक या कम से कम इसकी घोषणा प्रबंधन का अतिरिक्त नकदी का एक पसंदीदा उपयोग है। इसका मतलब है कि प्रबंधन अपने विवेक पर किसी भी समय बाजार में अपने शेयर वापस खरीद सकता है। ऐसा करने से शेयरों की संख्या कम हो जाती है और प्रति शेयर आय EPS बढ़ जाती है। लेकिन यहां प्रबंधन दल शेयर बायबैक कार्यक्रम को क्यों पसंद करते हैं? ये EPS तो बढ़ा ही सकता है, लेकिन कार्यकारी अधिकारी फंड पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है या व्यवसाय में कोई बाधा आती है, तो उन्हें कोई शेयर वापस खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने केवल शेयर वापस खरीदने की अनुमति की घोषणा की है, न कि ऐसा करना अनिवार्य है। कई बार कंपनियां योजना में सभी स्टॉक को वापस नहीं खरीदती, और अक्सर बायबैक का उपयोग आय में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। जार्डन NYSE जाह
ने 2012 में अपना डिविडेंड निलंबित कर दिया ताकि $500 मिलियन के स्टॉक को वापस खरीदा जा सके। इससे आय बढ़ जाती है, लेकिन बैरन्स ने अनुमान लगाया कि यह बायबैक सीधे शेयरधारकों की जेब से पैसा निकालकर प्रबंधन को स्टॉक अनुदान के रूप में हस्तांतरित कर रहा था। जब कोई कंपनी डिविडेंड का भुगतान करती है तो यह वास्तविक होता है। यह किसी प्राधिकरण योजना का हिस्सा नहीं होता जिसे निष्पादित किया भी जा सकता है और नहीं भी। एक डिविडेंड घोषणा प्रबंधन के आत्मविश्वास का एक वोट है जो यह बताता है कि डिविडेंड का भुगतान करने और व्यवसाय चलाने के लिए पर्याप्त नकदी होगी और भविष्य में भी नकदी प्रवाह जारी रहने की उम्मीद है। यदि प्रबंधन को भविष्य में डिविडेंड कम करने के लिए मजबूर किया जाता है तो स्टॉक को भारी झटका लगेगा। प्रोफेसर मुरली जगन्नाथन, क्लिफर्ड पी स्टीफेंस और माइकल एस वीसबैच ने निष्कर्ष निकाला कि डिविडेंड का भुगतान उच्च अस्थायी परिचालन नकदी प्रवाह वाली कंपनियां करती है, जबकि पुनर्खरीद का उपयोग उच्च अस्थायी गैर परिचालन नकदी प्रवाह वाली कंपनियां करती है। इसका मतलब है कि दीर्घकालिक निवेशकों को डिविडेंड का भुगतान करने वाली कंपनी में अधिक आत्मविश्वास होना चाहिए। आज के बाजार की कई बुराइयों का प्रतीक है शेयर बायबैक, जबकि कुछ पुनर्खरीद समझदारी से की जाती है। अधिकांश भाग के लिए वे शेयरों की संख्या को कम करने और कुछ सकारात्मक खबरें बनाने के लिए एक त्वरित उपाय है, भले ही खबर वास्तविकता पर आधारित न हो। कंपनियां अपनी पहचान भी रखती हैं। एबॉट लैबोरेटरीज NYSE ABT के CFO थॉमस फ्रेमेन ने कहा कि डिविडेंड एबॉट की निवेश पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे मजबूत नकदी प्रवाह के संतुलित उपयोग का एक मूल्यवान घटक है। एबॉट ने 1924 से हर साल डिविडेंड दिया है और लगातार 40 सालों से इसे बढ़ाया है। ईटन वैंस NYSE EV के CEO थॉमस फॉस्ट ने कहा कि वो जानते हैं कि अपनी कंपनी के मालिकों को खुश रखना उनका काम है और ये दीर्घकाल में लाभ देता है। उन्होंने बताया कि निवेशक डिविडेंड को अपनी स्टॉक धारण करने का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। पिछले 25 सालों में डिविडेंड के पुनर्निवेश के साथ ईटन वैंस के स्टॉक ने S&P 500 को 800% से अधिक से मात दी। प्रबंधन दीर्घकालिक निवेशकों को कंपनी के मालिक के रूप में चाहता है। ये निवेशक आमतौर पर बड़ी तस्वीर को समझते हैं और यदि कंपनी की कमाई एक तिमाही में उम्मीदों से कम रहती है तो परेशान नहीं होंगे। जो निवेशक कई सालों से शेयर रखे हुए हैं वे अपनी रिटर्न और यील्ड से संतुष्ट होंगे, अन्यथा वे अब शेयरधारक नहीं होते। प्रबंधन कार्यकर्ता निवेशकों एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स के साथ युद्ध में जाने से बचना चाहता है। डैन लोएब का याहू के साथ का उदाहरण याद है? एक स्वस्थ डिविडेंड नीति वाली कंपनी आमतौर पर खुश शेयरधारकों के क्रोध का शिकार नहीं होती। जब कंपनियां अपनी त्रैमासिक कमाई के परिणाम रिपोर्ट करती हैं, तो वे कानूनी भाषी और कॉशनरी स्टेटमेंट्स का उपयोग करती हैं, लेकिन बढ़ा हुआ डिविडेंड CEO के किसी भी बयान से अधिक बोलता है। यह दर्शाता है कि हमारे पास शेयरधारकों को एक उच्च डिविडेंड देने के लिए पर्याप्त नकदी है और हम भविष्य में भी बढ़ते डिविडेंड को बनाए रखने के लिए अधिक नकदी उत्पन्न करने की उम्मीद करते हैं। यह प्रबंधन के आत्मविश्वास का संकेत है। 5वां अध्याय, बोरिंग डिविडेंड स्टॉक से अमीर बने, लाखों तक सोने का रास्ता। दोस्तों, अगर आपको अभी आय की जरूरत है तो मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप डिविडेंड बढ़ाने वाले स्टॉक्स के मालिक बनकर 10 साल के भीतर अपनी यील्ड को दोगुना कर सकते हैं। लेकिन इस निवेश पद्धति का असली रोमांच तब शुरू होता है जब आप डिविडेंड का पुनर्निवेश करते हैं। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिन्हें तुरंत आय की जरूरत नहीं है और जो दीर्घकालिक लाभ के लिए तात्कालिक संतुष्टि को टाल सकते हैं, तो अपने डिविडेंड का पुनर्निवेश करना आपको ऐसे रिटर्न दे सकता है जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उदाहरण के लिए, आप उन स्टॉक्स के मालिक बनकर 10 साल में अपने पैसे को तिगुना कर सकते हैं जो बाजार के औसत से भी कम बढ़ते हैं। एक स्टॉक जिसकी 5% की यील्ड है, जिसका डिविडेंड औसतन 10% बढ़ता है और जिसकी कीमत 6% बढ़ती है, S&P 500 के 7.48% के दीर्घकालिक औसत से कम,
वो 10 साल में 12.34% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर उत्पन्न करता है। $10,000 का निवेश $32,028 में बदल जाता है। बस 5 साल बाद वो $32,028 लगभग दोगुना होकर $62,855 हो जाता है और 5 साल बाद फिर से दोगुना होकर $1,32,757 हो जाता है, जो 13.8% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर और 1,227% का कुल रिटर्न है। तो जिनके पास 20 साल है, आज का $1,00,000 का निवेश 20 साल में $1.32 मिलियन का हो जाएगा। डिविडेंड पुनर्निवेश रणनीति को कंपाउंडिंग डिविडेंड से इसकी शक्ति मिलती है। कंपाउंडिंग की अवधारणा को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए। अगर हमारे बच्चे छोटी उम्र से ही इस विचार को समझ लें, तो हम एक कहीं अधिक वित्तीय रूप से साक्षर देश होंगे। जब मैं कॉलेज से निकला, तो मैंने सेवानिवृत्ति के लिए बचत के बारे में कुछ सीखा, जिसने मुझे बहुत मदद की। एक 21 वर्षीय व्यक्ति जो 10 साल के लिए एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते में $2,000 का निवेश करता है और फिर निवेश करना बंद कर देता है, वो उस व्यक्ति से अधिक पैसा कमाएगा जो 31 साल की उम्र में शुरू करता है और 60 साल की उम्र तक निवेश करना जारी रखता है। ये चौंकाने वाला है, लेकिन कंपाउंडिंग की शक्ति के कारण ये सच है। फंड प्रबंधकों के बारे में बात करते हैं। वैनगार्ड के महान संस्थापक जॉन बोगल के अनुसार 1984 से 2003 तक स्टॉक म्यूचुअल फंड ने औसत वार्षिक रिटर्न 9.3% दिया, जबकि S&P 500 ने 12.2%। आप SPDR S&P 500 ETF, SPDR ETF NYSE SPY खरीदकर उसे 40 साल के लिए अकेला छोड़ दें, तो बेहतर होगा कि आप इन फंड प्रबंधकों को अपने पैसे पर हाथ न डालने दें। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड की फीस बहुत अधिक होती है। वे आपके पैसे को पकड़ने और प्रबंधित करने के लिए कम से कम 1% शुल्क लेते हैं। अगर आपका $1,00,000 का पोर्टफोलियो S&P 500 को ट्रैक करता है और इसमें 1% का कम खर्च अनुपात है, तो 20 साल बाद आपका पोर्टफोलियो $3,46,000 का होगा और आपने फीस में $41,000 से अधिक का भुगतान किया होगा। ये पैसा आपका होना चाहिए। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकरेज का उपयोग करते हैं, तो आप प्रति स्टॉक लगभग $10 का भुगतान करेंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं। फीस एक छिपी हुई लागत है, क्योंकि आप वास्तव में अपने खाते से पैसा निकालते हुए नहीं देखते हैं। इसके बजाय फीस प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाती है। आपको जितना अधिक डिविडेंड ग्रोथ रेट मिलता है, दीर्घकालिक पुनर्निवेश के लिए उतना ही बेहतर होता है। तालिका 5.2 में आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद अंतिम परिणाम तब अधिक होता है जब डिविडेंड वृद्धि दर अधिक होती है बनाम स्टॉक की कीमत वृद्धि। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि तेज गति से बढ़ने वाले स्टॉक का मूल्य 20 साल बाद कम होगा, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कम स्टॉक मूल्य वृद्धि दर पर आपको अधिक शेयर मिलते हैं। क्योंकि स्टॉक की कीमत कम होती है और डिविडेंड बढ़ रहा होता है, आप हर तिमाही में अधिक शेयर खरीद सकते हैं। बोरिंग लो बीटा स्टॉक दीर्घकालिक में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार 1968 और 2002 के बीच कम अस्थिरता और कम बीटा वाले पोर्टफोलियो ने उच्च औसत रिटर्न और छोटे गिरावट का एक ईर्ष्या योग्य संयोजन पेश किया। यह उस धारणा के विपरीत है कि बड़े लाभ के लिए अतिरिक्त जोखिम उठाना पड़ता है और ये कि बोरिंग स्टॉक बोरिंग रिटर्न देते हैं। डिविडेंड देने वाले स्टॉक को अक्सर बोरिंग स्टॉक माना जाता है। बीमा कंपनियां, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, REITs, बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनियां और उपयोगिताएं सबसे नई तकनीक या बायोटेक स्टॉक्स जैसी रोमांचक नहीं होती। बीटा अस्थिरता या जोखिम का एक माप है। डेंड्रियन, नस्दाक, DND जैसे उच्च बीटा स्टॉक की कीमत में पिछले 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, जबकि कोका कोला NYSE को या प्रॉक्टर गैम्बल NYSE PG जैसे डिविडेंड अरिस्टोक्रेट्स का बीटा बहुत कम होता है। रीइन्वेस्टेड डिविडेंड्स के साथ ये बोरिंग स्टॉक शानदार रिटर्न देते हैं। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स NYSE MCD
का बीटा सिर्फ 0.34 है, लेकिन डिविडेंड्स के पुनर्निवेश के साथ इसने 381% का कुल रिटर्न दिया। पिछले 15 सालों में मुझे लगता है कि निवेशकों की सोच बदल गई है। हम ऐसे स्टॉक ट्रेडर बन गए हैं जो हर टिक पर एग्नाइज करते हैं, बजाय इसके कि हम अच्छी कंपनियों में दीर्घकालिक निवेशक बने। 10% से 15% वार्षिक रिटर्न अब रोमांचक नहीं लगता। लोग अगले महान स्टॉक पर अपने पैसे को दोगुना या तिगुना करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, 10% से 15% का वार्षिक रिटर्न बहुत ठोस होता है। कल्पना कीजिए, $1 लाख का निवेश 13% औसत वार्षिक रिटर्न पर 19 सालों में $1 मिलियन में बदल जाता है। ये लंबा समय लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो मुझे बताया गया था कि उसकी कॉलेज शिक्षा पर प्रतिवर्ष लगभग $80,000 खर्च होंगे। अगर मैंने तब से ही गुणवत्ता वाले डिविडेंड स्टॉक में $25,000 का निवेश किया होता, तो आज मेरे 5वीं कक्षा के बच्चे की कॉलेज फीस का भुगतान हो चुका होता। निष्कर्ष: बोरिंग, लो बीटा स्टॉक दीर्घकालिक में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आप 10 साल में अपने पैसे को तिगुना कर सकते हैं, भले ही बाजार अपने ऐतिहासिक औसत से कम बढ़े। 10 नवंबर 2022 सिस्टम का उपयोग करके आपका पोर्टफोलियो 20 सालों में 1000% बढ़ सकता है। छठा अध्याय: उच्च यील्ड कैसे प्राप्त करें और शायद कुछ टैक्स लाभ। दोस्तों, कुछ खास तरह के स्टॉक हैं जो सामान्य डिविडेंड स्टॉक की तुलना में उच्च यील्ड देते हैं। इनमें क्लोज्ड एंड फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, REITs, बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, BDCs, मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स, MLPs और प्रेफर्ड स्टॉक शामिल हैं। ये थोड़े अधिक जटिल हो सकते हैं, लेकिन उच्च आय के लिए इन पर विचार करना उचित है। आइए क्लोज्ड एंड फंड्स CEFs से शुरू करते हैं। आप म्यूचुअल फंड से परिचित होंगे, जहां आपका पैसा अन्य निवेशकों के पैसे के साथ पूल किया जाता है। म्यूचुअल फंड की कीमत फंड में परिसंपत्तियों के मूल्य को बकाया शेयरों की संख्या से विभाजित करने पर बराबर होती है। लेकिन क्लोज्ड एंड फंड थोड़ा अलग है। ये एक स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। इसकी कीमत फंड में परिसंपत्तियों के मूल्य से पूरी तरह निर्धारित नहीं होती, बल्कि फंड की आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है। इसलिए यह संभव है और आमतौर पर होता है कि फंड की कीमत परिसंपत्तियों के मूल्य से कम, डिस्काउंट या अधिक प्रीमियम होगी। क्लोज्ड एंड फंड के रिसर्च करते समय आप हमेशा यह जानना चाहेंगे कि यह अपनी शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य NAV पर प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। आपसे क्लोज्ड एंड फंड एसोसिएशन CEFA की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेंट्रल गोल्ड ट्रस्ट Amex GTU का उदाहरण ले। ये NAV से प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं DWS म्युनिसिपल इनकम ट्रस्ट NYSE KTF 2008 के अंत में 16.52% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब है कि आप $100 की परिसंपत्ति $84 से भी कम में खरीद सकते थे। सबसे अच्छी स्थिति तब होती है जब आप किसी फंड को डिस्काउंट पर खरीदते हैं, NAV बढ़ता है और अंततः वो डिस्काउंट खत्म होकर प्रीमियम में बदल जाता है। कई क्लोज्ड एंड फंड्स महत्वपूर्ण यील्ड का भुगतान करते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट पर मुफ्त का भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। यदि कोई फंड 14% की यील्ड दे रहा है, तो आपको यह समझना चाहिए कि उसकी यील्ड इतनी अधिक क्यों है। क्या परिसंपत्तियां संकटग्रस्त है? क्या डिविडेंड स्थिर है? कुछ क्लोज्ड एंड फंड्स को बाय राइट फंड्स के रूप में जाना जाता है। वे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, अक्सर डिविडेंड देने वाले, और फिर उन स्टॉक्स के खिलाफ कॉल बेचते हैं, जिससे यील्ड बढ़ जाती है। रिटर्न ऑफ कैपिटल ROC की अवधारणा को समझते हैं। ये एक वितरण है जिस पर आमतौर पर उस वर्ष टैक्स नहीं लगता है जिस वर्ष इसे प्राप्त किया जाता है। इसके बजाय ये आपकी लागत आधार कॉस्ट बेसिस को कम कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक फंड $10 में खरीदते हैं और $1 का वितरण प्राप्त करते हैं जो ROC है, तो उस पर तुरंत टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपकी लागत आधार
$9 हो जाएगी। जब आप स्टॉक बेचेंगे तो आपको समायोजित लागत आधार पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। ऑप्शन प्रीमियम भी रॉक के रूप में वर्गीकृत हो सकते हैं। अब बात करते हैं मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स। मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स MLPs की। MLP एक विशेष संरचना वाली कंपनी है जो कॉर्पोरेट टैक्स से बचती है, क्योंकि ये अपने अधिकांश मुनाफे को अपने शेयरधारकों को वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देती है। ये वितरण आंतरिक राजस्व सेवा IRS द्वारा रिटर्न ऑफ कैपिटल के रूप में माने जाते हैं। इसलिए MLP में निवेश आय के लिए एक टैक्स स्थगित रणनीति हो सकती है। लगभग 80% MLP ऊर्जा कंपनियां हैं, जिनमें से अधिकांश तेल और गैस पाइपलाइन है। इनकी आय की निर्भरता तेल या गैस की कीमत पर नहीं, बल्कि पाइपलाइनों से बहने वाले उत्पाद की मात्रा पर होती है। MLP अपनी मजबूत टैक्स स्थगित डिविडेंड के कारण आय निवेशकों के बीच लोकप्रिय है। हालांकि जोखिम यह है कि कंपनी के सभी मुनाफे शेयरधारकों को वितरित किए जाते हैं, इसलिए आय में कोई भी कमी डिविडेंड में कटौती का कारण बन सकती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स REITs भी आय निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। रेट एक कंपनी है जिसके पास रियल एस्टेट का एक संग्रह होता है, आमतौर पर किराए की संपत्तियां। MLP की तरह रेट कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान नहीं करता है और इसके बजाय मुनाफे को शेयरधारकों को वितरित करना होता है। REITs अस्थिर हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रियल एस्टेट बाजार। बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी BDC एक सार्वजनिक रूप से ट्रेडेड निजी इक्विटी निवेश फर्म है। आमतौर पर आपको निजी इक्विटी निवेश में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे या कनेक्शन की आवश्यकता होती है। BDC आम निवेशक को कंपनियों के पोर्टफोलियो के साथ जुड़ने का अवसर देते हैं, जोखिम फैलाते हैं और अक्सर अच्छी आय स्ट्रीम का भुगतान करते हैं। मेन स्ट्रीट कैपिटल कॉरपोरेशन नस्दाक मेन इसका एक उदाहरण है, जिसकी 2011 में लगभग 8.2% की यील्ड थी। BDC भी अपने अधिकांश मुनाफे को शेयरधारकों को वितरित करते हैं ताकि कॉर्पोरेट आयकर का भुगतान न करना पड़े। प्रेफर्ड स्टॉक्स बॉन्ड और स्टॉक का एक संयोजन है। वे उच्च डिविडेंड का भुगतान करते हैं, कभी कभी कॉमन स्टॉक में परिवर्तित किए जा सकते हैं और कंपनी के लिक्विडेशन के मामले में कॉमन स्टॉक से उच्च प्राथमिकता पर होते हैं। हालांकि बॉन्ड के बाद उनका नंबर आता है। कई प्रेफर्ड शेयर, जिन्हें क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक कहा जाता है, यदि डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो डिविडेंड जमा करते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक की डिविडेंड यील्ड अधिक हो सकती है, लेकिन ये मुद्रास्फीति से तालमेल नहीं बिठाएगी। और मैं प्रेफर्ड स्टॉक्स का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि वे बॉन्ड के अधिक करीब हैं और आमतौर पर डिविडेंड नहीं बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, क्लोज्ड एंड फंड्स, MLP, REIT, BDC और प्रेफर्ड स्टॉक उच्च आय प्राप्त करने के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, लेकिन इनमें अधिक जोखिम और जटिल कर निहितार्थ हो सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अपनी मिठाई समझे, मुख्य भोजन नहीं। 7वां अध्याय, पोर्टफोलियो कैसे स्थापित करें। इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यही कारण है कि अधिकांश वित्तीय पेशेवर आपको अपने निवेशों को विभिन्न परिसंपत्तियों में विविधता देने की सलाह देते हैं। आमतौर पर आप स्टॉक में 100% या बॉन्ड में 100% नहीं रहना चाहते हैं। आप परिसंपत्तियों का मिश्रण चाहते हैं, ताकि यदि एक परिसंपत्ति वर्ग कम प्रदर्शन कर रहा हो तो दूसरे के बेहतर प्रदर्शन करने की अच्छी संभावना हो। हाल का वित्तीय संकट इसका एक अच्छा उदाहरण है। जबकि 2008 और 2009 की शुरुआत में स्टॉक्स और आवाज गिर रहे थे, बॉन्ड, सोना और कमोडिटीज ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने ऐसे कई लोगों को जाना है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया क्योंकि उनका सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा हुआ था। वही लोग जिन्होंने मुझे 2 साल पहले बताया था कि रियल एस्टेट पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है। जब भी कोई आपको ये कहे कि कोई एक विशेष तरीका ही पैसा कमाने का एकमात्र तरीका है,
तो समझ जाइए कि उसकी नेट वर्थ गिरने वाली है। किसी भी परिसंपत्ति वर्ग के भीतर भी विविधता लाना समझदारी है। यदि आपके पास किराए की संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है, तो आप एक ही ब्लॉक में सभी घर नहीं रखना चाहेंगे। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के साथ भी ऐसा ही है। हमारे ऑक्सफोर्ड क्लब में हम स्टॉक्स, बॉन्ड, कीमती धातुओं और रियल एस्टेट का एक परिसंपत्ति आवंटन मॉडल का उपयोग करते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि 10% यील्ड वाले डिविडेंड पेयर्स पर ध्यान केंद्रित करना आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह विनाश का एक नुस्खा है। आप अपनी डिविडेंड देने वाली स्टॉक्स को विभिन्न यील्ड और सेक्टर्स में विविध बनाना चाहेंगे। आपको उद्योग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अक्सर एमएलपी, आरईआईटी, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता स्टेपल और अन्य कई सेक्टर चाहिए होंगे। मेरा परपेचुअल इनकम पोर्टफोलियो, जिसकी मैं ऑक्सफोर्ड क्लब के अल्टीमेट इनकम लेटर के लिए प्रबंधन करता हूं, में लगभग 20 स्टॉक होते हैं, जो उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में विविध होते हैं। हमारे पास कुछ उच्च यील्ड वाले स्टॉक हैं, लेकिन कम यील्ड वाले स्टॉक भी हैं, जो समय के साथ मजबूत डिविडेंड ग्रोथ दिखाते हैं। मेरा मानना है कि दीर्घकालिक धारकों के लिए डिविडेंड ग्रोथ वर्तमान यील्ड से उतनी ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। पोर्टफोलियो स्थापित करना शुरू करने के लिए आपको इन सवालों के जवाब देने होंगे। 1. आपकी समय सीमा क्या है? 2. पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है? आय या धन सृजन? यदि सवाल 1 का जवाब 3 साल या उससे कम है, तो ये किताब छोड़ दें। आपको कम जोखिम वाली चीजों में देखना चाहिए, जैसे जमा प्रमाण पत्र या ट्रेजरी। यदि आपको 3 साल में पैसे की जरूरत है, तो आपको उसके साथ ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। मेरा एक पसंदीदा परपेचुअल डिविडेंड रेजर जेन्युइन पार्ट्स, जिसने 1956 से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है, उसकी स्टॉक कीमत 2007 के शिखर से 2008 के निचले स्तर तक आधी हो गई थी। 2008 के तूफान को पार करने वाले धैर्यवान निवेशक ने जेन्युइन पार्ट्स के स्टॉक को 2 साल में दोगुना से अधिक होते देखा। यह पोर्टफोलियो 10 साल या उससे अधिक की समय सीमा के साथ सबसे अच्छा काम करता है। बढ़ते डिविडेंड की कंपाउंडिंग प्रकृति वास्तव में 8 या 9 साल के आसपास गति पकड़ना शुरू करती है। जितना अधिक समय आप मूलधन को बिना छुए रख सकते हैं, उतना ही बेहतर। यदि आप आज आय की जरूरत है, तो आप आमतौर पर हर तिमाही में डिविडेंड एकत्र करेंगे, लेकिन डिविडेंड भुगतान की तारीख के आधार पर स्टॉक न खरीदे। इसके बजाय उन सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स को चुनें जो सबसे आकर्षक यील्ड, सुरक्षा की सबसे बड़ी डिग्री और डिविडेंड ग्रोथ के अवसर प्रदान करते हैं। यील्ड एक महत्वपूर्ण घटक है। आज के कम ब्याज दर वाले माहौल में एक स्थिर कंपनी पर 4.7% की यील्ड काफी ठोस है। आप 4% तक जा सकते हैं, खासकर क्योंकि निवेशक यील्ड की तलाश में डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, जिससे यील्ड कम हो रही है। 0.7% का अंतर भी आपके पोर्टफोलियो पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। यदि आप डिविडेंड को पुनर्निवेश करते हैं, तो 4.7% यील्ड वाला स्टॉक 10 साल बाद $20,993 का होगा, जबकि 4% से शुरू करने पर $18,815 का होगा। पेआउट रेशियो वो अनुपात है जो लाभांश का भुगतान बनाम शुद्ध आय का होता है। जितना कम पेआउट रेशियो होगा, डिविडेंड बढ़ने की उतनी ही अधिक गुंजाइश होगी। यदि कंपनी का पेआउट रेशियो 90% है, तो आय में कोई भी कमी डिविडेंड में कटौती का कारण बन सकती है। मेडिथ कॉर्प NYSE MDP का उदाहरण ले, जिसने 2009 में $107 मिलियन का नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी $39.7 मिलियन का डिविडेंड दिया, क्योंकि उसका परिचालन से नकदी प्रवाह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस $181 मिलियन था। मैं पेआउट रेशियो की गणना फ्री कैश फ्लो या परिचालन से नकदी प्रवाह का उपयोग करके करता हूं। ये एक कंपनी के डिविडेंड का भुगतान करने की क्षमता का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व है। आमतौर पर मैं 75% या उससे कम का पेआउट रेशियो देखना पसंद करता हूं। यह मुझे आत्मविश्वास देता है
कि प्रबंधन डिविडेंड का भुगतान जारी रख सकता है और उसे बढ़ा सकता है, भले ही व्यवसाय धीमा हो। डिविडेंड ग्रोथ रेट एक महत्वपूर्ण घटक है। ये मुद्रास्फीति से आगे रहने और धन बनाने के लिए आवश्यक है। ड्रिप रिसोर्स सेंटर एक स्प्रेडशीट प्रकाशित करता है जिसमें 1, 3, 5 और 10 सालों के लिए डिविडेंड ग्रोथ रेट शामिल होते हैं। आप बेक्टन डिकिंसन NYSE BDX जैसी कंपनियों को देख सकते हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में औसतन 14.9% की डिविडेंड वृद्धि दर्ज की है। स्पेशल डिविडेंड्स आमतौर पर एक मुश्त भुगतान होते हैं और इन्हें किसी भी वार्षिक डिविडेंड वृद्धि गणना में शामिल नहीं करना चाहिए। ये ग्रेवी की तरह है, एक अच्छा अतिरिक्त बोनस, लेकिन इस पर भरोसा न करें। निष्कर्ष: अपने डिविडेंड पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। कितने पैसे की आपको जरूरत है उसके अनुसार आय के लिए निवेश न करें, बल्कि मजबूत डिविडेंड प्रदर्शन वाली गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश करें। 8वां अध्याय 10 नवंबर 2012 सिस्टम। अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी जानकारी को काम में लाएं और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो सालों साल बढ़ती वार्षिक आय उत्पन्न करेगा और वास्तविक धन का सृजन करेगा। 10 सालों में 11% यील्ड और 12% औसत वार्षिक कुल रिटर्न प्राप्त करने के लिए डिविडेंड स्टॉक्स चुनने के लिए 3 महत्वपूर्ण मानदंड हैं। 1. यील्ड 2. डिविडेंड ग्रोथ 3. पेआउट रेशियो। यील्ड: आपको यील्ड का पीछा नहीं करना चाहिए। किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए कभी न खरीदे क्योंकि उसकी यील्ड आकर्षक है। हालांकि शुरुआत में पर्याप्त उच्च यील्ड होना आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक कम यील्ड वाला स्टॉक आकर्षक हो सकता है यदि आप उसे पूंजीगत विकास, आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत काफी ऊपर जाएगी, के लिए देख रहे हैं, लेकिन आप उसे आय के लिए नहीं खरीदेंगे। 1.4% यील्ड वाला स्टॉक आपको वहां नहीं ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। डिविडेंड ग्रोथ शेयर बाजार विकास के बारे में है। निवेशक उन स्टॉक्स को खरीदते हैं जिनकी कमाई और नकदी प्रवाह बढ़ रहा है। आय निवेशक बढ़ते डिविडेंड चाहते हैं। इसके बिना डिविडेंड मुद्रास्फीति के कारण अपनी क्रय शक्ति खो देगा। एक कंपनी जो हर साल एक सार्थक राशि से अपना डिविडेंड बढ़ाती है, आमतौर पर उसकी कमाई और नकदी प्रवाह बढ़ रहा होता है। यह स्वस्थ व्यवसाय का संकेत है और उतना ही महत्वपूर्ण, ये दिखाता है कि प्रबंधन शेयरधारकों के प्रति अपने फिडुशियरी कर्तव्य को समझता है। पेआउट रेशियो ये सब सुरक्षा के बारे में है। इससे पहले कि आप बेहतरीन स्टॉक्स में गोता लगाएं, आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे स्टॉक बेहतरीन बने रहेंगे और आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। वारन बफे का निवेश का पहला नियम है पैसे मत गंवाओ। उनका दूसरा नियम है नियम 1 को मत भूलो। सूत्र: फॉर्मूला 10 सालों में 11% यील्ड और 12% औसत वार्षिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए हमें कुछ मान्यताएं, अजम्पशंस बनानी होंगी। मैं हठधर्मिता, डॉगमा में विश्वास नहीं करता। जो कोई भी आपसे कहता है कि आपको किसी निश्चित मूल्यांकन, यील्ड, पेआउट रेशियो या तकनीकी संकेतक से ऊपर या नीचे स्टॉक कभी नहीं खरीदना चाहिए या हमेशा खरीदना चाहिए, वो या तो आपसे झूठ बोल रहा है या खुद से। बाजार एक जीवित, सांस लेने वाला जानवर है जिसका अपना दिमाग है। हालांकि हम अपनी रणनीति को आकार देने के लिए दिशा निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं। मान्यता 1: अगले 10 सालों में स्टॉक प्रति वर्ष 7.48% की वृद्धि करेगा, जो 1961 के बाद से शेयर बाजार के ऐतिहासिक औसत के बराबर है। इस 7.48% रिटर्न में महान मंदी, विभिन्न बाजार दुर्घटनाएं और सामान्य बेयर बाजार शामिल हैं। मैं इतिहास के साथ खड़ा हूं और मानता हूं कि अगले 10, 20 और 30 साल पिछले 50 सालों के समान होंगे। मान्यता 2: औसत सुसंगत है। वास्तविक जीवन में ऐसा निश्चित रूप से नहीं होगा। यदि आप अपने डिविडेंड को दीर्घकालिक के लिए पुनर्निवेश कर रहे हैं,
तो सबसे अच्छी स्थिति वास्तव में एक कमजोर स्टॉक बाजार है, जहां आपकी कंपनी अभी भी कमाई और डिविडेंड बढ़ा रही है। इससे आपको कम कीमतों पर डिविडेंड को पुनर्निवेश करने का मौका मिलता है। जिस पल आपकी स्टॉक कीमत बढ़ती है, मुझे थोड़ा झुंझलाहट होती है, क्योंकि मुझे ऊंची कीमतों पर पुनर्निवेश करना पड़ता है। तो यहां अपनी खुद की 10 नवंबर 2012 पोर्टफोलियो कैसे स्थापित करें? इसके लिए निर्देश है। पे आउट रेशियो 75% या उससे कम। REITs और MLPs को छोड़कर मैं उन कंपनियों की तलाश करता हूं जिनका पे आउट रेशियो 75% या उससे कम हो, साथ ही बिक्री, कमाई और नकदी प्रवाह भी बढ़ रहा हो। यह डिविडेंड की स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। यदि डिविडेंड में कटौती होती है, तो संभावना है कि आपका स्टॉक गिरेगा। यदि कंपनी का पे आउट रेशियो अचानक बढ़ जाता है, तो इसकी जांच करें। वल्कन मटेरियल्स कंपनी NYSE VMC का उदाहरण याद करें, जहां पे आउट रेशियो में अचानक उछाल ने डिविडेंड में कटौती की चेतावनी दी थी। यील्ड 4.7% या उससे अधिक। आज के वर्तमान कम ब्याज दर वाले माहौल में एक स्थिर कंपनी पर 4.7% की यील्ड काफी ठोस है। आप 4% तक भी जा सकते हैं। 0.7% का अंतर भी आपके पोर्टफोलियो पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। 4.7% का लक्ष्य मुद्रास्फीति से ऊपर रहने के लिए है। एक स्टॉक जिसकी 4% यील्ड है और जो हर साल 10% बढ़ता है, वो 11 साल तक दोहरे अंकों में यील्ड देगा और 18 साल तक 20% यील्ड देगा। डिविडेंड ग्रोथ 10% या उससे अधिक। 247 कंपनियों में से जिन्होंने पिछले 10 सालों से हर साल अपना डिविडेंड बढ़ाया है, उनमें से केवल 103 ने औसतन 10% प्रति वर्ष डिविडेंड बढ़ाया है। जितना अधिक ग्रोथ आप प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही बेहतर। यदि आप उच्च यील्ड के साथ शुरुआत करते हैं, तो आप वार्षिक ग्रोथ के कुछ प्रतिशत अंक छोड़ सकते हैं, बशर्ते डिविडेंड सुरक्षित हो। यहां विभिन्न डिविडेंड ग्रोथ और मूल्य वृद्धि मान्यताओं के आधार पर 10 नवंबर 2012 लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको कितनी शुरुआती यील्ड की आवश्यकता होगी, ये बताया गया है। तालिका 8.3 औसत बाजार में 10% डिविडेंड ग्रोथ के साथ। 1. मान्यताएं $10,000 का निवेश, वार्षिक स्टॉक मूल्य वृद्धि 7.48%, ऐतिहासिक औसत, वार्षिक डिविडेंड वृद्धि दर 10%, आवश्यक शुरुआती यील्ड 4.7%। 2. परिणाम 10 साल में बिना पुनर्निवेश के यील्ड 11.1% होगी और पुनर्निवेश के साथ यील्ड 17.83% होगी। कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 13.11% होगी और कुल मूल्य $34,273 होगा। तालिका 8.4 कमजोर बाजार में 10% डिविडेंड ग्रोथ के साथ। 1. मान्यताएं $10,000 का निवेश, वार्षिक स्टॉक मूल्य वृद्धि 5%, ऐतिहासिक औसत से कम, वार्षिक डिविडेंड वृद्धि दर 10%, आवश्यक शुरुआती यील्ड 5.3%। 2. परिणाम 10 साल में बिना पुनर्निवेश के यील्ड 12.5% होगी और पुनर्निवेश के साथ यील्ड 22.7% होगी। कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 12.01% होगी और कुल मूल्य $31,079 होगा। तालिका 8.5 कहीं नहीं जाने वाले बाजार में 10% डिविडेंड ग्रोथ के साथ। 1. मान्यताएं $10,000 का निवेश, वार्षिक स्टॉक मूल्य वृद्धि 0%, वार्षिक डिविडेंड वृद्धि दर 10%, आवश्यक शुरुआती यील्ड 7.2%। 2. परिणाम 10 साल में बिना पुनर्निवेश के यील्ड 17% होगी और पुनर्निवेश के साथ यील्ड 37.4% होगी। कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 11.97% होगी और कुल मूल्य $30,962 होगा। तालिका 8.6 बेयर बाजार में 10% डिविडेंड ग्रोथ के साथ। 1. मान्यताएं $10,000 का निवेश, वार्षिक स्टॉक मूल्य वृद्धि -1.2%,
10 साल के नकारात्मक रोलिंग रिटर्न का ऐतिहासिक औसत, वार्षिक डिविडेंड वृद्धि दर 10%, आवश्यक शुरुआती यील्ड 7.5%। 2. परिणाम, 10 साल में बिना पुनर्निवेश के यील्ड 17.7% होगी और पुनर्निवेश के साथ यील्ड 55.1% होगी। कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 12.03% होगी और कुल मूल्य $31,142 होगा। कितने शेयर आपके पास होंगे, ये जानने के लिए तालिका 8.7 देखें। यह दर्शाता है कि स्टॉक जितना बुरा प्रदर्शन करता है, आपके पास उतने ही अधिक शेयर होते हैं। ये अविश्वसनीय लगता है कि एक स्थायी बेयर बाजार आपको बुल बाजार से अधिक अमीर बना सकता है। तालिका 8.8 बुल बाजार में 10% डिविडेंड ग्रोथ के साथ। 1. मान्यताएं, $10,000 का निवेश, स्टॉक मूल्य वृद्धि 10%, ऐतिहासिक औसत से अधिक, डिविडेंड वृद्धि दर 10%, आवश्यक शुरुआती यील्ड 4.7%। 2. परिणाम, 10 साल में बिना पुनर्निवेश के यील्ड 11% होगी और पुनर्निवेश के साथ यील्ड 17% होगी। कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 15.14% होगी और कुल मूल्य $40,951 होगा। तालिका 8.9 से 8.13 में मैंने 5% डिविडेंड ग्रोथ वाले समान परिदृश्यों को शामिल किया है ताकि आप निचले ग्रोथ रेट पर किस प्रकार के रिटर्न की उम्मीद कर सकें, इसका अंदाजा लगा सकें। आप देख सकते हैं कि डिविडेंड ग्रोथ रेट में अंतर महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। कब बेचे? यदि डिविडेंड में कटौती होती है तो बेच दे। एक कंपनी जिसका डिविडेंड बढ़ाने का इतिहास रहा है, यदि वो अचानक डिविडेंड में कटौती करती है तो ये एक गहरा बयान है। प्रबंधन स्पष्ट रूप से कंपनी के भविष्य और डिविडेंड बढ़ाने की क्षमता में आत्मविश्वास नहीं रखता है। यदि कोई कंपनी डिविडेंड को बढ़ाने के बजाय वही रखती है तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। उस स्थिति में आपको अपने विवेक का उपयोग करना होगा। निष्कर्ष, आप 10 सालों में 11% यील्ड और 12% का 10 वर्षीय औसत कुल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कैश फ्लो के आधार पर पेआउट रेशियो की गणना करें। 9वां अध्याय, ड्रिप्स और डायरेक्ट परचेज प्लान्स। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि अब तक आप दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए डिविडेंड के पुनर्निवेश की समझदारी को देख चुके होंगे। आमतौर पर ऐसा करने का सबसे आसान तरीका आपके ब्रोकर के माध्यम से है। अधिकांश ब्रोकर डिविडेंड के पुनर्निवेश के लिए कोई कमीशन या शुल्क नहीं लेते हैं। यदि आपका ब्रोकर लेता है तो एक नया ब्रोकर ढूंढें। जब आप अपने ब्रोकर को अपने लिए डिविडेंड को पुनर्निवेश करने की अनुमति देते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की सारी जानकारी एक ही सुविधाजनक स्थान पर होती है। हालांकि हर कोई अपने स्टॉक को अपने ब्रोकरेज खाते में रखना पसंद नहीं करता। कुछ लोग सीधे उस कंपनी के साथ व्यवहार करना पसंद करते हैं जिसमें उन्होंने निवेश किया है। ऐसे लोग आमतौर पर कंपनी के माध्यम से ही अपने डिविडेंड को पुनर्निवेश कर सकते हैं, जिसे डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान ड्रिप के रूप में जाना जाता है। आप सीधे कंपनी से अधिक स्टॉक भी खरीद सकते हैं यदि वो डायरेक्ट स्टॉक परचेज प्लान DSPP प्रदान करती है। लेकिन मैं ड्रिप्स और DSPPs को पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि उनमें अक्सर फीस और कमीशन होते हैं जो एक ब्रोकर की तुलना में अधिक होते हैं। अल्ट्रिया NYSE मो का उदाहरण ले। इस प्लान को सेटअप करने में आपको $10 का खर्च आएगा। यदि आप सीधे स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो इसमें $5 के साथ प्रति शेयर $0.03 का खर्च आएगा। और सबसे बुरा, आपको अपने डिविडेंड को पुनर्निवेश करने में $3 तक का खर्च आएगा। यदि आपको $100 का डिविडेंड मिलता है तो आप केवल $97 का पुनर्निवेश कर पाएंगे। क्लोरॉक्स NYSE CLX जैसी कंपनी के पास सीधी खरीद के लिए अल्ट्रिया जैसी ही फीस है। हालांकि आपको पुनर्निवेश के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, $15 की प्रारंभिक सेटअप फीस को छोड़कर। मेरे विचार में इन फीस का भुगतान करने का कोई कारण नहीं है। यदि सीधे निवेश करना या पुनर्निवेश करना ब्रोकर का उपयोग करने से अधिक सुविधाजनक है
तो आपको फायदे और नुकसान का वजन करना होगा। एक अपवाद है जहां ड्रिप पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तब है जब कंपनी स्टॉक को डिस्काउंट पर प्रदान करती है। हां, आपने सही सुना, कुछ बहुत अधिक नहीं। कंपनियां आपको वर्तमान बाजार मूल्य पर डिस्काउंट पर अपने डिविडेंड को पुनर्निवेश करने की अनुमति देती है। ये मुफ्त का पैसा है। उदाहरण के लिए, पानी की उपयोगिता कंपनी एक्वा अमेरिका NYSE WTR, जब आप अपने डिविडेंड को पुनर्निवेश करते हैं तो 5% का डिस्काउंट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि आप प्रति शेयर $20.50 का भुगतान करेंगे, जबकि स्टॉक $21.57 पर ट्रेड कर रहा है। हेल्थ केयर रियल्टी ट्रस्ट NYSE HR भी बिना किसी फीस के 5% डिस्काउंट पर डिविडेंड पुनर्निवेश की अनुमति देता है। निष्कर्ष, ड्रिप्स और DSPP सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपके ब्रोकर के माध्यम से डिविडेंड को पुनर्निवेश करना सस्ता और आसान होता है। केवल तभी ड्रिप में भाग लेने पर विचार करें जब कंपनी पुनर्निवेशित डिविडेंड पर डिस्काउंट प्रदान करे, लेकिन यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य फीस उस लाभ को खत्म न कर दें। 10वां अध्याय, अपनी रिटर्न को तेज करने के लिए विकल्पों का उपयोग करना। कई निवेशकों के लिए ऑप्शन डरावने होते हैं। उन्होंने लोगों के विकल्पों में व्यापार करके जल जाने की कहानियां सुनी होंगी, या ये कि वे जटिल हैं, या कि वे छोटे आदमी के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी रणनीति दिखाने जा रहा हूं जो सरल है, आपके मूलधन के लिए कोई जोखिम नहीं रखती, केवल अवसर जोखिम, और आपकी रिटर्न को सालाना दोहरे अंकों में बढ़ा सकती है। आइए 2 प्रकार के ऑप्शन की परिभाषाओं पर बात करें, पुट और कॉल। 1. पुट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन के खरीदार को स्टॉक को बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। ऑप्शन के विक्रेता को एक निर्दिष्ट कीमत पर एक निर्दिष्ट तारीख तक। 2. कॉल, एक कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन के खरीदार को स्टॉक को खरीदने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। ऑप्शन के विक्रेता से एक निर्दिष्ट कीमत पर एक निर्दिष्ट तारीख तक। कवर्ड कॉल्स आय निवेश का एस्प्रेसो। डिविडेंड स्टॉक्स में निवेश करना आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी, मजबूत कॉफी की तरह है। यह आपकी वित्तीय स्थिति को थोड़ा बढ़ावा देता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी और मदद की जरूरत होती है, तो वे एक सामान्य कप कॉफी के बजाय एक एस्प्रेसो ऑर्डर करते हैं। मेरे लिए एक एस्प्रेसो रॉकेट ईंधन की तरह है। कवर्ड कॉल आपके पोर्टफोलियो के लिए यही है, आपकी रिटर्न को बढ़ाने के लिए एस्प्रेसो का एक शॉट। एक कवर्ड कॉल तब होता है जब एक निवेशक किसी कंपनी के शेयरों का मालिक होता है और उन शेयरों के खिलाफ कॉल ऑप्शन बेचता है। प्रभावी रूप से एक निर्धारित कीमत पर एक निर्दिष्ट तारीख तक कॉल खरीदार को शेयर बेचने पर सहमत होता है। माइक्रोसॉफ्ट नस्दाक MSFT का उदाहरण ले। यदि आपके पास $26 पर स्टॉक है और आप जनवरी $30 स्ट्राइक प्राइस का कॉल $1 प्रति शेयर में बेचते हैं, तो आपको अपने स्टॉक को कॉल खरीदार को $30 में बेचना होगा यदि वो कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है। कुछ परिदृश्य। 1. सर्वश्रेष्ठ स्थिति। माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक जनवरी की समाप्ति पर $29.99 पर ट्रेड करता है। कॉल का मूल्य 0 हो जाता है और आप $1 प्रति शेयर रखते हैं। आपने उस अवधि के दौरान डिविडेंड में $0.40 भी कमाए हैं और स्टॉक भी $3.99 ऊपर है। 2. सबसे खराब स्थिति। माइक्रोसॉफ्ट दिवालिया हो जाता है, स्टॉक 0 पर गिर जाता है। आपको कम से कम $1 मिलेंगे क्योंकि आप अब बेकार कॉल से $1 रखेंगे। 3. परेशान करने वाला परिदृश्य। माइक्रोसॉफ्ट $33 तक बढ़ जाता है। आपका कॉल खरीदार अपने विकल्प का उपयोग कर सकता है, आपको $30 में अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर कर सकता है। आपने $1 जो बेचा था वो भी रखा, तो ये $31 में बेचने जैसा है। आपने $26 के स्टॉक पर 6 महीनों में $5, $4 लाभ प्लस $1 कॉल से कमाए, या 19.2%।
जब आप एक कॉल बेचते हैं तो आप इस जोखिम को लेते हैं कि आपको अपने स्टॉक को भविष्य में जहां ट्रेड करेगा उससे कम कीमत पर बेचना होगा। लेकिन यदि आप एक ऐसी स्ट्राइक कीमत पर कॉल बेचते हैं जो आपके स्टॉक के खरीद मूल्य से अधिक है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 100 शेयरों के समूह में किए जाते हैं। यदि आप एक कॉल बेचते हैं तो आप 100 शेयर बेचने पर सहमत होते हैं। ऑप्शन की कीमतों को कुछ प्रमुख चर प्रभावित करते हैं। स्टॉक स्ट्राइक कीमत से कितनी दूर है, समय और अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। 1. इन द मनी, इन दी मनी एक कॉल ऑप्शन जिसकी स्टॉक कीमत स्ट्राइक कीमत से ऊपर है। 2. एट द मनी, एट दी मनी एक ऑप्शन जिसकी स्टॉक कीमत स्ट्राइक कीमत पर है। 3. आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ दी मनी एक कॉल ऑप्शन जिसकी स्टॉक कीमत स्ट्राइक कीमत से नीचे है। अस्थिरता एक ऑप्शन विक्रेता का सबसे अच्छा दोस्त। यदि आप अपने स्टॉक्स के खिलाफ कॉल बेचते हैं तो अस्थिरता आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह माप है कि स्टॉक की कीमत कितनी उतार चढ़ाव करती है। जितना अधिक यह उछलता है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि ऑप्शन की स्ट्राइक कीमत पूरी होगी। यही कारण है कि अधिक अस्थिर स्टॉक्स के ऑप्शन की कीमतें अधिक होती है। फ्रीपोर्ट मैकमोरन कॉपर एंड गोल्ड, फ्रीपोर्ट मैकमोरन कॉपर गोल्ड NYSE FCX का उदाहरण ले। समय आपके पक्ष में है। समाप्ति तक का समय जितना अधिक होगा, ऑप्शन का मूल्य उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन की कीमतें समय के साथ क्षय डीके होती है। कवर्ड कॉल किसे बेचना चाहिए? चूंकि कवर्ड कॉल का विक्रेता अपना स्टॉक खो सकता है, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त है जो वर्तमान आय की तलाश में हैं, बजाय इसके कि जो डिविडेंड पुनर्निवेश के माध्यम से धन बनाना चाहते हैं। यदि आप धन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कवर्ड कॉल बेचना कंपाउंडिंग डिविडेंड मशीन को बाधित कर सकता है। लेकिन आय चाहने वालों के लिए यह एक शानदार रणनीति है जिससे आप अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। एकमात्र वास्तविक नुकसान तब होता है जब स्टॉक स्ट्राइक कीमत से बहुत ऊपर निकल जाता है। पुट बेचना, सेलिंग पुट्स, पुट बेचने में जोखिम होता है। जब आप पुट बेचते हैं तो खरीदार को समाप्ति से पहले या समाप्ति पर आपको स्टॉक बेचने का अधिकार होता है। पुट विक्रेता आमतौर पर आउट ऑफ द मनी पुट बेचते हैं, एक स्ट्राइक कीमत जो वर्तमान बाजार मूल्य से कम होती है। बदले में आपको वो नकद मिलता है जो खरीदार पुट के लिए भुगतान करता है। मर्क NYSE A-Market का उदाहरण ले। यदि मर्क $10 पर ट्रेड कर रहा है और आप मर्क पर $40 की स्ट्राइक कीमत के साथ 5 पुट $1 प्रति कॉन्ट्रैक्ट पर बेचते हैं तो आपको $500 मिलेंगे। पुट बेचने वाले निवेशक इस रणनीति को पसंद करते हैं क्योंकि बुल बाजार में यह मुफ्त पैसे की तरह होता है। यदि स्टॉक गिरता है तो वे न केवल नकदी उठाते हैं बल्कि शेयर भी कम कीमत पर खरीदते हैं। निष्कर्ष, कवर्ड कॉल बेचना आपकी स्टॉक होल्डिंग से प्राप्त आय को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। यह आपको अवसर जोखिम के साथ अतिरिक्त प्रीमियम कमाने की अनुमति देता है। पुट बेचना आपको इंतजार करने और यह देखने के लिए पैसा देता है कि क्या आपकी रुचि का स्टॉक मूल्य में गिरता है, लेकिन इसमें कवर्ड कॉल की तुलना में अधिक जोखिम होता है। 11वां अध्याय, विदेशी स्टॉक्स। दोस्तों, कुछ डिविडेंड पेयर खासकर उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट्स में अपने अमेरिकी समकक्षों की तुलना में बहुत आकर्षक यील्ड प्रदान कर सकते हैं। 2011 के अंत में जब गुणवत्ता वाली अमेरिकी कंपनियां लगभग 3% से 4% यील्ड पर ट्रेड कर रही थी, तब कई उभरते बाजार और पीटे हुए यूरोपीय इक्विटी उन यील्ड के दोगुना भुगतान कर रहे थे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विदेशी बाजार स्टॉक्स में अधिक डिविडेंड यील्ड क्यों हो सकती है। वॉल स्ट्रीट सिर्फ पैसे नहीं बांटता। यदि कंपनी ए 7% की यील्ड का भुगतान कर रही है और कंपनी बी 3.5% का भुगतान कर रही है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ए अधिक जोखिम भरी है या वॉल स्ट्रीट इसे अधिक जोखिम भरा मानता है। लंपी डिविडेंड, लंपी डिविडेंड्स विदेशी स्टॉक्स में अक्सर लंपी डिविडेंड होते हैं, मतलब असंगत होते हैं। वे साल 1 में $1.65 प्रति शेयर, साल 2 में $1.32, साल 3 में $1.77
और साल 4 में $1.41 का भुगतान कर सकते हैं। अमेरिकी कंपनियां आमतौर पर डिविडेंड को इतनी अस्थिरता से बचने की कोशिश करती हैं। मुद्रा में उतार चढ़ाव, करेंसी फ्लक्चुएशन इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट एडीआर, अमेरिकी एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला एक साधन है जो एक विदेशी स्टॉक के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। कोर बैंक का एसए, कोरबैंका सा एनवाईसी बीसीए, एक चिली का बैंक का उदाहरण ले। 2009 में कोर बैंका ने कुल डिविडेंड और प्रति शेयर डिविडेंड में अधिक भुगतान किया। फिर भी एडीआर धारकों को मुद्रा के मूल्यांकन के कारण प्रति यूनिट कम मिला। एडीआर धारकों डिविडेंड भुगतान की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट भी एक और मुद्दा है। अमेरिकी कंपनियों में निवेशक त्रैमासिक डिविडेंड प्राप्त करने के आदी हैं। विदेशी कंपनियां अक्सर साल में केवल 1 या 2 बार भुगतान करती हैं, जो निवेशक डिविडेंड आय पर निर्भर करते हैं। उनके लिए इसका मतलब सिर्फ 1 या 2 बड़े चेक होते हैं। एक स्टॉक की कीमत एक्स डिविडेंड तारीख से पहले बढ़ सकती है, जिसे डिविडेंड कैप्चर कहा जाता है। ये एक समस्या है यदि आप डिविडेंड को साल में 1 बार पुनर्निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आपको उच्च कीमत पर पुनर्निवेश करना पड़ता है। अन्य जोखिम, जब आप किसी दूसरे देश में स्थित और ट्रेडिंग करने वाली कंपनी में निवेश करते हैं, तो आप अतिरिक्त जोखिम उठाते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक और नियामक जोखिम। कुछ अन्य देशों में निवेशक आमतौर पर ये नहीं जानते कि नियामक और ऑडिटर कितने सख्त हैं। चीन जैसे देश शेल कॉरपोरेशनों और खातों में हेरफेर करने वाली कंपनियों के लिए कुख्यात है। कुछ देशों में राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल का जोखिम हो सकता है, जैसे अर्जेंटीना में उच्च मुद्रास्फीति थी, जिससे उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है, जिससे व्यवसायों और उनके डिविडेंड भुगतान की क्षमता को नुकसान होगा। लेकिन आपको डराने के बजाय मैं आपको बताता हूं कि एडीआर आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा अतिरिक्त क्यों हो सकते हैं। उन सभी कारकों के कारण जो आपकी यील्ड और रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। आपको अक्सर उच्च डिविडेंड यील्ड के रूप में उस जोखिम के लिए मुआवजा मिलता है। किसी भी वित्तीय सलाहकार की सलाह होगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। इसमें छोटे कैप, बड़े कैप, मध्यम कैप, अमेरिकी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनमें उभरते बाजारों की कंपनियां भी शामिल हैं, होनी चाहिए। एक डिविडेंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी इससे अधिक भार न दे। 12वां अध्याय, कर, टैक्सेस। दोस्तों, मैं इस अध्याय को लिखने में संकोच कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है कि टैक्स कितने जटिल हो सकते हैं। लेकिन टैक्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि मैं एक टैक्स विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं केवल डिविडेंड से संबंधित टैक्स कानून की मूल बातें ही कवर करूंगा। यदि आपके कोई प्रश्न है, तो आपको हमेशा एक टैक्स पेशेवर की सलाह लेनी चाहिए। यहां आपको क्या जानना चाहिए? डिविडेंड टैक्स दर 15%। यह 2003 से ऐसा ही है, जब राष्ट्रपति बुश ने जॉब्स एंड ग्रोथ टैक्स रिकंसिलिएशन रिलीफ एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। 2010 में राष्ट्रपति ओबामा ने उन टैक्स कटौतियों को बढ़ाया था जिन्होंने डिविडेंड टैक्स दर को 15% पर सेट किया था। विदेशी कर, फॉरेन टैक्सेस, ये बुरा है कि आपको अमेरिकी करों का भुगतान करना पड़ता है। अब आपसे अन्य देशों में भी करों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। हां और नहीं भी, लेकिन चिंता न करें, आप पर 2 बार कर नहीं लगेगा। कंपनी जिस देश में स्थित है, उसके टैक्स कानूनों के आधार पर डिविडेंड प्राप्त होने से पहले ही करों की कटौती हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको टेलीफोनिका NYSE TEF, एक स्पेनिश मोबाइल फोन कंपनी के शेयरों पर डिविडेंड का भुगतान किया जाता है, तो स्पेन की सरकार आपके डिविडेंड भुगतान का 19% ले लेगी। जब आप अपने अमेरिकी करों की गणना करते हैं, तो आप IRS फॉर्म 1116 भरते हैं, जिससे विदेशी सरकार को भुगतान की गई राशि पर टैक्स क्रेडिट उत्पन्न होगा। कुछ देश आपसे बिल्कुल भी कर नहीं लेते। ऐसे में आप सिर्फ अमेरिकी टैक्स दर का भुगतान करेंगे। टैक्स स्थगित रणनीतियां,
टैक्स डिफर्ड स्ट्रैटेजीज छठे अध्याय में कॉस्ट बेसिस को कम कर देता है, और जब आप स्टॉक बेचते हैं तो आपको समायोजित लागत आधार पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। रिटर्न ऑफ कैपिटल कैसे काम करता है? 1. स्टॉक खरीदे $10। 2. रिटर्न ऑफ कैपिटल $1। 3. समायोजित लागत आधार $9। 4. स्टॉक बेचें $20। 5. कैपिटल गेन $11। आप अपने डिविडेंड स्टॉक्स को टैक्स स्थगित खाते, टैक्स डिफर्ड अकाउंट जैसे IRA, IRA 401 के या 529 योजना में रखकर भी अपने करों को स्थगित कर सकते हैं। इस तरह डिविडेंड और पुनर्निवेशित डिविडेंड करमुक्त रूप से बढ़ेंगे जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं हो जाते या कॉलेज के लिए फंड का उपयोग नहीं करते। कर स्थगित खाते में पैसे बढ़ने से कितना फर्क पड़ता है, इसे देखें। मान लें कि आपके पास एक IRA है और आप अपने डिविड हर साल 15% कर का भुगतान कर रहे होते तो आपको लगभग $15,000 करों में देने पड़ते। MLP, MLPs, BDC, BDCs, REIT, REITs या क्लोज्ड एंड फंड, क्लोज्ड एंड फंड्स को महत्वपूर्ण रिटर्न ऑफ कैपिटल के साथ आमतौर पर आपके कर योग्य खाते में रखना बेहतर होता है। चूंकि वितरण पहले से ही कर स्थगित होता है, इसलिए उन्हें अपने कर स्थगित खातों में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। निष्कर्ष, डिविडेंड पर वर्तमान कर दर 15% है, लेकिन ये दर 2012 के अंत में समाप्त होने वाली है। विदेशी कंपनियों के डिविडेंड पर आपको अक्सर विदेशी करों का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपको अपने अमेरिकी करों पर भुगतान किए गए किसी भी विदेशी कर के लिए क्रेडिट मिलता है। अपने डिविडेंड स्टॉक्स को कर स्थगित खाते में रखने पर विचार करें। निष्कर्ष, किताब का अंत, आपके भविष्य की शुरुआत। दोस्तों, 2011 के अंत के आसपास जब यह स्पष्ट हो गया कि शेयर बाजार एक दशक से कहीं नहीं गया था, तब वित्तीय सलाहकारों और लेखकों ने डिविडेंड की दौड़ में कूदना शुरू कर दिया। वे अचानक डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश के ज्ञान को लंबी अवधि में पैसा कमाने का एकमात्र तरीका बताने लगे। लेकिन याद रखें, इनमें से कई वही लोग थे जो 2000 और 2001 में आपको इंटरनेट स्टॉक खरीदने के, जैसा कि मैंने दिखाया है, पैसा कमाने के लिए आपको डिविडेंड स्टॉक्स को सबसे निचले स्तर पर खरीदने की जरूरत नहीं है। समय अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, कीमत नहीं। और यह आपके निवेश को समय के साथ कंपाउंड होने देना ही है, जो आपको अपने वित्तीय उद्देश्यों तक पहुंचने में सक्षम करेगा। यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। मेरा वास्तविक लक्ष्य यह है कि 20 सालों में कोई मुझे बताए कि उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और परिणाम स्वरूप वे अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं। इससे भी बेहतर होगा यदि वे ये भी जोड़े कि उन्होंने अपने बच्चों को इस किताब में बताए गए तरीकों को सिखाया और वे बच्चे अब वयस्क वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर अच्छी तरह से हैं। आपको इसमें कुछ मेहनत करनी होगी, हालांकि अधिकांश अन्य निवेश रणनीतियों की तुलना में बहुत कम, और आपको धैर्य रखना होगा। जितना अधिक समय आप उन फंडों को छूने का इंतजार कर सकते हैं, उतना ही वे बढ़ेंगे। और एक बार जब आप लगभग 8 से 10 साल पार कर लेते हैं, तो वो पैसा हर साल वास्तव में जमा होना शुरू हो जाता है। वास्तव में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि जब तक आप बहुत मुश्किल स्थिति में नहीं हैं, 15 या 20 साल बाद आप इन निवेशों से पैसे का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। आपको लगेगा कि पैसे कहीं और से ढूंढना अधिक समझदारी होगी, क्योंकि हर साल कंपाउंडिंग डिविडेंड इतने महत्वपूर्ण होंगे। आप कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जो इसे धीमा कर सके। मैं सचमुच आशा करता हूं कि यह तरीका आपके लिए काम करेगा, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे अपने बच्चों को भी सिखाएं। उन्हें छोटी उम्र में ही शुरू करके आप उन्हें सबसे महान उपहारों में से एक दे सकते हैं। वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का अवसर, अपने जुनूनों को पूरा करने और उनके जीवन से तनाव का एक बड़ा कारण हटाने का। हम यहां पीढ़ीगत करोड़पति शैली के धन की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें महल, 12 कारें और निजी जेट शामिल हों, लेकिन अधिक यथार्थवादी रूप से हम एक ऐसी रणनीति और अनुशासन की बात कर रहे हैं जो बढ़ रहे हैं और 20 सालों में
ये $1 मिलियन से अधिक का हो जाएगा। तो ये कुछ फैसलों को आसान बना देता है। अंत में गेट रिच विद डिविडेंड्स वेबसाइट पर जरूर जाएं। इसमें एक आसान से उपयोग वाला कैलकुलेटर है जो आपको दिखाएगा कि आपके द्वारा दर्ज किए गए चरों, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड ग्रोथ रेट, स्टॉक मूल्य वृद्धि दर, सालों की संख्या आदि के आधार पर आप कितना पैसा कमाएंगे। भविष्य में मुझे जरूर बताएं कि आपने कैसा किया। अब जाएं और 10 नवंबर 2012 सिस्टम को काम पर लगाएं और डिविडेंड से अमीर बनना शुरू करें। दोस्तों, गेट रिच विद डिविडेंड्स ने हमें सिखाया कि असली दौलत सिर्फ शेयर की कीमतों के बढ़ने से नहीं, बल्कि समय के साथ मिलने वाले कंपाउंडिंग डिविडेंड से बनती है। अगर हम धैर्य रखें और सही कंपनियों को चुनें, तो पैसे से पैसा अपने आप बनने लगता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक अनुशासित आदत है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो रीडर्स माइंड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि अगली किताब से मिलने वाला सबक शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और नई सीख के साथ।